हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने प्लासी और बक्सर का जो बैटल है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलाहाबाद ट्रीटी में। तो सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि इलाहाबाद ट्रीटी किनके किनके बीच में साइन हुई। तो आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच में। यहाँ पर गलती से सिराजुद्दौला लिखा हुआ है, आप लोग इसको जो नज़रअंदाज करेंगे तो आप लोग जो है इसको सुजाउद्दौला आपको पढ़ना है, सुजाउद्दौला। ओके, सुजाउद्दौला आपको पढ़ना है। तो नवाब सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पर क्लाइव होगा। तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये जो ट्रीटी थी वो साइन हुई थी। अच्छा, इस ट्रीटी में क्या हुआ था देखिए। इस ट्रीटी में ये हुआ था, समझौता कब होता है? जब आप हार मानते हो। हार मानते हैं या हार जाते तभी समझौता होता है, तो वही ट्रीटी है। तो इस ट्रीटी में क्या हुआ कि जो नवाब सुजाउद्दौला ने, उन्होंने इलाहाबाद और कड़ा, ये दो जगह हैं, ये कंपनी को दे दिए कि आप यहाँ से देखो, जगह देने का मतलब है कि वहाँ जितना टैक्स आ रहा, जितना रेवेन्यू आ रहा वो सब आप रखिए। और युद्ध में जो नुकसान हुआ है आपका, तो वार में कितना आपका जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान लगभग आपको 15 लाख एज वार कंपनसेशन जो आपका था, 50 लाख का जो नुकसान भरपाई आपको देना पड़ा। देखिए, हारा कौन? हारे नवाब सुजाउद्दौला। किससे हारे? अंग्रेज़ों से हारे। क्या करते हैं दोनों आपस में? इलाहाबाद की ट्रीटी करते हैं, समझौता करते हैं, जिसमें सुजाउद्दौला कहते हैं आप मेरा इलाहाबाद और कड़ा ले लीजिए, वहाँ पर रेवेन्यू आप लीजिए, और आपका जो नुकसान हुआ है तो उसमें मैं 50 लाख रुपीज़ देता हूँ। बहुत बड़ी रकम होती है तब के ज़माने की बात, 70-65 की बात हो रही है ये। तो ये इतनी रकम उन्होंने दी। ये बात हो गई सुजाउद्दौला के बारे में। आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे फिर देखें। फिर यहाँ पर लिखा है लेटर, क्लाइव साइंड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ऑन 12 अगस्त 1765 विद द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। और उसके बाद वो 12 अगस्त को 1765 को किससे जो इलाहाबाद ट्रीटी जो साइन कराते हैं, अब कराएंगे वो मुगल जो एम्परर होंगे हमारे शाह आलम सेकंड से जो है कराएंगे। अभी तक किससे ट्रीटी हुई है? अभी सुजाउद्दौला जो नवाब हैं इलाहाबाद के अवध के, तो ये सब चीज़ें तो थी, उनसे कराया है। अब उनकी बारी आई है, अब उनकी बारी आई है मुगल एम्परर जो शाह आलम सेकंड थे। अब आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, बाय दिस ट्रीटी द कंपनी गिव द प्रोटेक्शन टू द मुगल एम्परर and granted him an annual pension of ₹26 large in the return of Vermont, which granted the company of the Diwani of Bengal and Bihar, Odisha in the perpetuity। देखो इसमें क्या था कि जो कंपनी ने गिव द प्रोटेक्शन टू द मुगल एम्परर, उन कंपनी ने कहा कि जो है मुगल एम्परर शाह आलम से कि हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, बट हमें क्या चाहिए? हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे प्लस एक चीज़ और, हम आपको एनुअल आपको जो है 26 लाख रुपीज़ जो है आपको सैलरी देंगे पर एनुअल। एनम की बात हो रही है, पर एनम की बात हो रही है, तो हर साल 26 लाख रुपए जो है आपको देंगे। कौन देगा? ब्रिटिशर्स देंगे। किसको देंगे? शाह आलम जो हारे थे उनको देंगे। क्यों देंगे? अरे बदले में अगर कोई इंसान दे रहा है तो जाहिर सी बात उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा चीज़ तो लेगा। तो देखिए, और उनसे लिया क्या उन्होंने? अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उनसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ध्यान दीजिएगा ये बहुत बड़े बड़े ये स्टेट्स हैं। बंगाल हो गया, बिहार हो गया और ये उड़ीसा हो गया, तब का उड़ीसा। तो ये जो 3 स्टेट थे, इन तीनों का रेवेन्यू किसके पास जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। अब देखिए बात समझिए, तीनों जगह से रेवेन्यू लेंगे अंग्रेज लोग और काम क्या करेंगे? उसमें से 26 लाख साल भर का शाह आलम सेकंड को दे देंगे, बाकी सब पैसा उनका होगा, पूरी कंट्रोलिंग उनकी होगी। तो इससे उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया। तो ये बात होती है इलाहाबाद ट्रीटी की। तो मैंने क्या सीखा अभी तक? हम लोगों ने क्या सीखा कि जो है फर्स्ट जो अगर बात करते हैं तो इलाहाबाद जो नवाब सुजाउद्दौला से होती है, उसमें बात होती है कि आप जो है आप इलाहाबाद और करा, यहाँ से मैं रेवेन्यू लूँगा और हमको जो युद्ध में आपका जो वार में जो काफ़ी हम लोग को डैमेज हुआ है, अंग्रेज़ों का भी थोड़ा बहुत हुआ था, तो उन्होंने भरपाई अच्छे से कर ली। तो उसने 50 लाख रुपए, देखिए 50 लाख रुपए लिए थे।
और जो मुगल एम्पर से इलाहाबाद ट्रीटी साइन की थी शाह आलम सेकंड से, इसने क्या किया था, इसमें 26 लाख रुपए साल भर का देंगे मुगल एम्पर को, बट लेकिन बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो कि आपके पास हैं, अब वो ब्रिटिशर्स कब्जे में आ जाएंगे। ब्रिटिशर्स वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो ये होती हमारी इलाहाबाद की ट्रीटी। उसके बाद आइए देखिए, ये हमारा चैनल है थिंक डिफरेंट विद रवि। इसमें जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसी टाइप से जो जीके, जो जितने भी आपके एजुकेशनल लेक्चर होंगे सब इसी चैनल पे पढ़ेंगे। अब आगे आने वाले समय में आपको ग्रामर और थोड़ी सी जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स पूरी कंप्लीट जो है आपको हर आपके कोर्स का मिल जाएंगी। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इलाहाबाद ट्रीटी में क्या होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इंडेड द नवाब अथॉरिटीज इन बंगाल। क्या क्या रिजल्ट हुए देखिए। इलाहाबाद ट्रीटी साइन तो होगी, तो हुआ क्या, देखिए क्या होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इंडेड द नवाब authorities in Bengal and led to the establishment for the dual government, thereby the system Nawab looked after the administration। मतलब क्या हो रहा है कि इलाहाबाद की संधि जब हुई तो बंगाल में जो नवाब होंगे उनका पावर खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? अब तो भाई रेवेन्यू तो उनके पास जा रहा है, ब्रिटिशर्स के पास। तुम तो साल भर की सैलरी ले रहे हो, तुमसे वो कहेंगे आप रुपए लो, आप शांत बैठो, जो काम करना है अंग्रेज को करने दो। अब अंग्रेज लोग चाहे जिस प्रकार से लें। तो क्या हो गया, यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट टाइप की व्यवस्था बन गई। डुअल गवर्नमेंट मतलब कि क्या हो रहा है, रेवेन्यू कोई और ले रहा है और काम कोई और चला रहा है। रेवेन्यू ब्रिटिशर्स ले रहे हैं और पॉलिसीज बनाते हैं नवाब लोग। तो इस टाइप की गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जब इस तरह से होने लगा तो काफ़ी दिक्कतें होने साबित हो गई। ठीक है, काफ़ी दिक्कतें होने लगी। तो देखो क्या होता है, नवाब लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वेयर द कंपनी इटसेल्फ कलेक्ट द रेवेन्यू। तो यहाँ पे जब बात होती है कि नवाब क्या देखते हैं, नवाब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, व्यवस्था और प्रशासन, ये सब देखते हैं, कानून वगैरह, ऑर्डर वगैरह देखते हैं। और कंपनी केवल क्या काम करती है, रेवेन्यू कलेक्ट करती है। द नवाब वाज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर एंड कंपनी एट ज्वाइंट पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कितनी बढ़िया बात लिखी है कि जो नवाब हैं उनके पास जिम्मेदारी है, उनके पास जिम्मेदारी है बट सत्ता नहीं है। सत्ता मतलब क्या, आप बोल सकते पावर नहीं है। और अंग्रेज जो ब्रिटिश थे उनके पास जिम्मेदारी नहीं है लेकिन पावर है। वो जिम्मेदारी क्यों निभाएंगे, वो उन्होंने केवल पावर से मतलब और पैसों से मतलब। तो सिंपल सा मैं छोटे सिंपल वर्ड में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस ट्रीटी से क्या हुआ। दो टाइप के काम होने लगे। बंगाल जैसे राज्यों में, स्टेट से रेवेन्यू ब्रिटिश ले रहे थे और वहाँ पे जो ऑर्डर मेंटेन करना, कामकाज करना, वो नवाब देख रहे थे। तो इस तरह से दोहरी नीति लग रही थी। उसे हम लोग डुअल गवर्नमेंट पढ़ेंगे। डुअल गवर्नमेंट में इसी को ही हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो नीतियाँ थीं तो उसी के बारे में कहा गया है कि जो नवाब था, नवाब के पास जिम्मेदारी तो थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी बट पावर नहीं थी। और कंपनी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं लेकिन पावर बढ़िया से पूरा उसी के पास है। क्यों उसी के पास है? क्योंकि वो पूरा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, पूरे पैसे उसके पास आ रहे, तो पावर है। जिसके पास पैसा उसके पास पावर। आइए आगे आते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं डुअल गवर्नमेंट के बारे में। तो देखिए डुअल गवर्नमेंट, तो डुअल गवर्नमेंट 65 से 72 तक चलती है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये होता है जैसे इलाहाबाद ट्रीटी साइन होती है तो क्या होता है, बंगाल में, बिहार और उड़ीसा में किसका कंट्रोल हो जाता है, ब्रिटिशर्स का। ठीक है, और लेकिन जो नवाब है, नवाब को पता है कि ब्रिटिशर्स लोग क्या कर रहे हैं, ये रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। बट देखिए आगे क्या लिखा है, नवाब वाज द राइट टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। नवाब के पास ये राइट थे कि वो अपनी जनता का या अपने लोगों का कल्याण करे, देखभाल करे, कुछ अच्छी चीज़ें करें। दिस सिस्टम वाज नोन एज डुअल सिस्टम। इसी सिस्टम को डुअल सिस्टम बोला गया। काम काज कर रहा था क्या, कौन, नवाब, और पैसा इकट्ठा कर रहे थे। पैसे लेने की बात आती थी तो ब्रिटिशर्स आ जाते थे। तो इस टाइप की सिस्टम को हम लोग डुअल सिस्टम या डुअल गवर्नमेंट बोलते हैं। ओके, बट आगे देखते हैं। आगे लिखा है द डुअल सिस्टम वाज नॉट यूजफुल टू द पीपल ऑफ बंगाल।
जो डुअल सिस्टम है यूज़फुल नहीं हुआ बंगाल का, क्योंकि उनका पैसा उन पैसे तो लिए जा रहा है बट उनके लिए यूज़ नहीं हो रहा है। तो डुअल सिस्टम जो होता है यूज़फुल नहीं हुआ बंगाल के लिए। द कंपनी ऑफिसर्स वर करप्ट एंड ग्रीडी, जो कंपनी का ऑफिसर्स हैं वो करप्ट और ग्रीडी थे, लालची थे। बस उन्हें केवल किससे मतलब है कि यहाँ से बस हमें कलेक्टर हो, कलेक्टर में क्या होता है, पैसे कलेक्ट करने वाला, तो वो पैसा बस किस तरह जो कर मिलता है, टैक्स वगैरह है, रेवेन्यू वगैरह, वो सब हमको मिल जाए, बस उसी के लिए वो लोग जीते थे। अब आगे आज बात करते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं कि आप लोग भूखे से मर रहे हो तो टैक्स नहीं लेना है, उन्हें बस टैक्स से मतलब है, रेवेन्यू से मतलब है। लेकिन जो नवाब था वो थोड़ा अच्छा चाहता था। अब बात करेंगे हम लोग जो एमिल होते थे, एमिल जो टैक्स कलेक्ट करते थे, वो लोग कलेक्ट एज मच मनी एज पॉसिबल फ्रॉम द पुअर पीजेंट क्रूवेली। जो कलेक्टर्स थे ना वो लोग जितना संभव पॉसिबली जितना वो लोग चूज सकते थे, जितना पैसा खींच सकते थे पुअर गरीबों से, किसानों से जबरदस्ती, है ना, डरा के धमका के जितना पैसा निकालना था वो लोग निकालते थे। द कंडीशन ऑफ द पीजेंट बिकेम माइजरेबल, और उनकी कंडीशन तो बड़ी भयानक हो गई, बहुत ख़राब हो गई। वो बेचारे एकदम हालत खस्ता हो गई, क्योंकि अगर प्रोडक्शन हुआ नहीं, उत्पादन हुआ नहीं, तो बेचारे वो कहाँ से देंगे रेवेन्यू। तो लेकिन उनसे रेवेन्यू ले लिया जाता था, आपका कुछ हो या ना हो, आपका कुछ फसल में घाटा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें रेवेन्यू चाहिए, ये ब्रिटिशर्स करते थे। द कंपनी पनिश्ड देम इन टाइम ऑफ ड्रॉट, और जब ड्रॉट सूखा पड़ गया, सूखे पड़ने के समय में वो लोग अपना रेवेन्यू नहीं दे पाए, तो तब कंपनी ने सबको पनिशमेंट दी। ओके, तब भी प्रताड़ित करना इन्होंने बंद नहीं किया। एक्सीडेंटली द फैमाइन ब्रोक आउट 1770 विच लेड द ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, और 1770 की बात है, अकाल पड़ जाता है बंगाल में, और इतना भयंकर अकाल पड़ जाता है कि बहुत हानि होती है, बहुत परेशानी होती है। द इनकम ऑफ कंपनी एंड द जमींदार फेल, कंपनी के भी इनकम गिर गई, क्यों इनकम गिर गई, जब प्रोडक्शन हो नहीं रहा, भुखमरी आ ही गई है, तुमको रेवेन्यू कहाँ से देंगे वो लोग, तो जमींदार सब फेल हो गए, सबका डैमेज हो गया। कीपिंग इन विंग द डिफेक्ट ऑफ द डुअल सिस्टम, इट वाज एबोलाइज्ड बाय लॉर्ड बैरन हेस्टिंग इन 1772। तो ये सब देखते ही कि अब इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो डुअल गवर्नमेंट या डुअल सिस्टम को बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। तो रोकने वाला कौन था, तो आपको याद रखना पड़ेगा, रोकने वाला गवर्नर था लॉर्ड बैरन हेस्टिंग, या बैरन हेस्टिंग के नाम पे आप लोग जान सकते हो। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आपसे बन गया है कि डुअल गवर्नमेंट को एबोलाइज करने वाला, रोकने वाला, बंद करने वाला कौन था, तो आपको जवाब देना पड़ेगा बैरन हेस्टिंग, जवाब देना पड़ेगा आपको बैरन हेस्टिंग। ओके, कब आप इसने जो है बंद किया, तो ईयर आपको याद रखना पड़ेगा 1772। ओके, अच्छा स्टार्ट कब हुआ था डुअल गवर्नमेंट, तो आप बताओगे 1765 ट्रीटी के बाद ही स्टार्ट हो गया था, और 1772 जब भूख मरी आ गई और काफ़ी नुकसान आ गया, सूखा पड़ गया, तब रेवेन्यू मिला नहीं। जब रेवेन्यू मिला नहीं तो इन लोगों ने क्या कि इसको बंद कर दिया। अब आगे आते हैं हम लोग। अब बंगाल नाउ कैम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी। पहले डुअल चलता था कि नवाब ये काम देखेगा, ब्रिटिशर से काम देखेंगे, अब कुछ नहीं है। 1772 के बाद में हर चीज़ ब्रिटिशर देखेंगे, पूरा कंट्रोल उनके पास आ गया। और अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है इलाहाबाद ट्रीटी और जो है डुअल गवर्नमेंट। तो आपने जितना भी आपने पढ़ा है आप प्लीज़ उसका जो है एक बार रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करने के बाद आप खुद से एक बार क्वेश्चन ऐड ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन ऐड इस टाइप से कीजिए कि इलाहाबाद ट्रीटी किनके बीच में होती है, तो आपको खुद से जवाब देना है कि इलाहाबाद ट्रीटी जो है होती है सदाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। क्या होता है इस ट्रीटी में, इस ट्रीटी में बंगाल और जो कड़ा होता है ये ब्रिटिशर्स ले जाते हैं, और सदाउद्दौला को 26 लाख रुपए 50 लाख रुपए देने पड़ते हैं। उसके बाद जो मुगल एम्परर देते हैं शाह आलम सेकंड, उनसे भी इलाहाबाद ट्रीटी साइन होती है। उसमें क्या होता है, उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये अंग्रेज़ों को देने पड़ते हैं, और अंग्रेज क्या करते हैं बदले में 26 लाख रुपए सालाना उसका बांध देते हैं। तो और डुअल सिस्टम चालू हो जाता है वहीं से कि तुम ये काम देखोगे। तो डुअल सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसकी जो है अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैसूर युद्ध, और इस तरह के हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इनके बीच में हम लोग एक MCQs ले आएंगे ताकि हम लोग समझ सकें कि आप लोग कितना गेन कर रहे हो और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।